क्लास 10th का नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ा हुआ, ठीक है। क्योंकि ऐसा लगता है मुझे कि बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर मुश्किल लग रहा है, क्योंकि देखो अगला चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया और ये चैप्टर है नेशनलिज्म इन यूरोप। तो दोनों ही चैप्टर में जो है बहुत सारी बातें रिलेटेड है, तो आपको इसमें परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये कहना होता है कि सर मुझे नेशनलिज्म इन इंडिया तो आता है बट नेशनलिज्म इन यूरोप नहीं आता। ओके, तो अब मैं आपको इसके एक एक चीज बताऊंगा और वो सारी चीजें आपको बहुत ही इजीली समझ आएगा। ओके, तो इसमें सबसे पहले आपको ये करना है कि आप अपने फ्रेंड के बीच में इन वीडियो को शेयर करो और जितना से ज़्यादा शेयर कर सको वो शेयर करो। तो देखो मैं कह रहा हूँ कि नेशनलिज्म इन यूरोप, ये समझने से पहले हमें एक वर्ड समझना पड़ेगा। अब सबसे पहले ये समझना होगा कि यूरोप में नेशनलिज्म क्यों आया, क्योंकि आपको पता होगा कि पूरी दुनिया में पहले जो है वो मोनार्की सिस्टम था। सिस्टम क्या था? मोनार्की था, यानी कि एम था। ओके, और बट लोग जो है इस एम यानी कि मोनार्की से खुश नहीं थे और वो चाहते थे कि उनके यहाँ डेमोक्रेसी आए, और इसकी स्टार्टिंग जो है वो सबसे पहले यूरोप से हुई थी, ठीक है। तो वो एम तो वहां पे था, लेकिन वो डी का डिमांड कर रहे थे, यानी कि डेमोक्रेसी का डिमांड कर रहे थे। ओके, तो डेमोक्रेसी का डिमांड किया जा रहा था कहाँ पे? तो यूरोप में, यूरोप के बहुत सारे कंट्री में। वैसे सबसे पहले नेशनलिज्म वाला जो क्राइटेरिया है वो लागू हुआ था अमेरिका में। क्यों? क्योंकि अमेरिका को आजादी मिली थी 4 जुलाई 1776 को। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका गॉट इंडिपेंडेंस, यानी अमेरिका को आजादी मिली थी 4 जुलाई 1776 को। इसके बाद स्विट्जरलैंड में हुआ था, स्विट्जरलैंड को भी आजादी मिली थी, लेकिन इन दोनों के यहाँ जो नेशनलिज्म हुआ उस नेशनलिज्म में वो मजा नहीं था। वो कहते हैं ना कि वो किक नहीं मिला था, ठीक है। तो कुछ मजा नहीं आया था लोगों को, कि नेशनलिज्म वाली वो फीलिंग नहीं आई। अब नेशनलिज्म वाली फीलिंग के लिए क्या सब होना जरूरी है वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले हमें दो वर्ड ऐसा है जो आपको ऑब्जेक्टिव मार्क्स में आएगा और उसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो पहला है एब्सोल्यूटिस्ट। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो भी आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि मैं साथ के साथ आपको हिंदी भी बताऊंगा। एब्सोल्यूटिस्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं निरंकुशवाद। क्या कहते हैं? निरंकुशवाद। तो देखो हिंदी में तो इसका मतलब निकालना बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि अगर आपने हिंदी व्याकरण या संस्कृत व्याकरण पढ़ा है तो निरंकुशवाद जब भी हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा नि प्लस अंकुश। अंकुश मतलब होता है नियंत्रण, ठीक है। और आपने पढ़ा होगा कि जब भी किसी शब्द के पीछे निह लग जाता है तो उसका नेगेटिव मीनिंग हो जाता है। तो निह अंकुश यानी कि ऐसा सिस्टम जहां पे खुद के सत्ता पे कोई भी लगाम ना हो, राजा को खुद के सत्ता पे कोई लगाम ना हो। अब हमें समझना है एब्सोल्यूटिस्ट, द सिस्टम, द किंग which has no restraint on his own power, no restraint on his own power। तो बच्चे ऐसा है कि ये निरंकुशवाद या एब्सोल्यूटिस्ट, इस वर्ड को आप बहुत अच्छे से समझ लो, क्योंकि मैंने सैंपल पेपर में भी देखा कि 2-3 सैंपल पेपर में इसका जिक्र हुआ है, ठीक है। तो ये आपको आ सकता है, बहुत ही आसान है कि द किंग which has no restraint on his own power is called absolutist। क्या कहोगे? The king which has no restraint on his own power, या हिंदी में कहोगे ऐसा राजा जिसको कि खुद के सत्ता पे कोई नियंत्रण ना हो या कोई अंकुश ना हो। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे पूरी तरीके से डिक्टेटरशिप हो, राजा को जो मन करे वो अपने मन से करे, ठीक है। जिसको मन उसको फांसी दे दिया, जब मन किया तब टैक्स भरा दिया। तो ये सिस्टम था पूरे यूरोप में, ना कि सिर्फ फ्रांस में, बल्कि पूरा यूरोप इससे परेशान था, इस वर्ड से, एब्सोल्यूटिस्ट से, ठीक है। तो अगर आपको नोट करना होगा तो आप
आप इसे नोट भी कर सकते हो फटाफट, ठीक है। अब मैं दूसरा वर्ड समझाने जा रहा हूं। दूसरा वर्ड है बच्चे जिसे कहते हैं यूटोपिया। क्या कहते हैं? यूटोपिया। अब यूटोपिया एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि हमें कुछ ज्यादा ही इमेजिन कर लेना। जितना ज्यादा मतलब हमारा जो इमेजिनेशन है वो इतना ज्यादा हो जाना कि वो असंभव सा लगे। इतना ज्यादा इमेजिनेशन कर लेना कि वो असंभव सा लगे, ठीक है। तो यूटोपिया मतलब क्या होता है? इसे हिंदी में कहते हैं कल्पना दर्श। कल्पना दर्श, ठीक है। अब जैसे मैं इमेजिन कर लूं कि मेरे पास 4 हवाई जहाज है, ठीक है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। या मैं ये इमेजिन कर लूं कि मेरी जो शादी हो वो दिव्या भारती जैसे लड़की से शादी हो, तो मतलब जो कि पॉसिबल नहीं है, जो असंभव सा लगे, ऐसा चीज इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसे इंग्लिश में लिखोगे एन इमेजिनेशन, या कहो एन हाईली इमेजिनेशन that is not really exist, that is not really exist, that is not really exist, an imagination of a society that is not really exist। क्या लिखोगे? an imagination of a society that is not really exist। हिंदी में कहोगे कि एक ऐसी कल्पना, एक ऐसे समाज की कल्पना जो कि इतना आइडियल है, जो कि इतना आदर्श है कि उसका साकार होना, उसका पॉसिबल होना लगभग असंभव सा है, लगभग असंभव सा है, यानी कि इम्पॉसिबल है। तो एन इमेजिनेशन ऑफ अ सोसाइटी दैट इज नॉट रियली एग्जिस्ट, दिस इज कॉल्ड यूटोपिया। तो ये दोनों ही वर्ड आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब मैं आता हूं कि नेशनलिज्म समझने से पहले आपको यह समझना जरूरी है कि व्हाट इज नेशन स्टेट। व्हाट इज नेशन स्टेट, जिसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्र राज्य। राष्ट्र राज्य। तो नेशन स्टेट क्या होता है? तो एक स्टेट ऐसा स्टेट जहां पे कि सेम टाइप ऑफ सिटीजन हो, ठीक है, मतलब एक ही तरह का नागरिक हो, सेम टाइप ऑफ लैंग्वेजेस वहां पे यूज किया जाता हो। क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे जगहों पे कि जैसे कि अब हम यूरोप में ही उठा लें, जैसे कि फ्रांस में ही पहले 3 तरह की भाषा बोली जाती थी, जर्मन, फ्रेंच और डच। लेकिन ऐसा कहा गया कि नहीं, वहां पे सिर्फ अब फ्रेंच चलेगा। तो मतलब ऐसा स्टेट जहां पे सेम टाइप ऑफ सिटीजन हो, सेम टाइप ऑफ लैंग्वेजेस हो, सेम टाइप ऑफ एंसेस्टर्स हो, उनके स्ट्रगल सेम हो, ठीक है। तो ये सारे चीज, तो आप क्या कहोगे? अ स्टेट where there is same type of citizens, same type of citizens, same type of languages, same type of languages, their struggles should be same, their struggles should be, their struggles should be same, same type of citizens, same type of languages, their struggles should be same, their ancestors should be same, should be same। अब जैसे एक चीज देखो कि जैसे हमारे यहाँ, हमारे इंडिया का जो पहला फ्रीडम मूवमेंट था वो कब हुआ था? 1857 में। तो ऐसा था कि वो चाहे कोई भी कास्ट से हो, कोई भी कम्युनिटी से हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे लोगों ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट हुआ था, हमारे इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट हुआ था। और सबका जो है वो आइडियोलॉजी सेम था, सब कुछ सेम था। तो क्योंकि वहां पे सेम टाइप ऑफ माइंड होना जरूरी है, किसी भी मूवमेंट के लिए सेम टाइप ऑफ माइंड होना जरूरी है, क्योंकि नेशन स्टेट से ही एक चीज पैदा होता है
और वो होता है बच्चे नेशनलिज्म, वो होता है नेशनलिज्म, नेशनलिज्म। ठीक है, तो अब मैं हिंदी में बता रहा हूं कि राष्ट्र राज्य होता है कि ऐसा राज्य जहां एक ही तरह का नागरिक हो, एक ही तरह की भाषाएं बोली जाती हो, उनका संघर्ष जो है वो सेम हो, उनके पूर्वज जो है वो सेम है, तो वो सारा कहलाता है राष्ट्र राज्य। अब ये भी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप दिमाग में रखो कि a state where there is same type of citizens, same type of languages, their struggles should be same, their ancestors should be same, is called nation state। अब आप एक चीज याद रखो कि इस नेशन स्टेट से ही पैदा होता है नेशनलिज्म, जिसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद। ठीक है, जो कि चैप्टर का नाम भी है। ठीक है, तो नेशनलिज्म से अगर आपको ऐसे पूछ दे, कोई पूछे एक लाइन में बताओ कि व्हाट इज नेशनलिज्म, तो आप क्या कहोगे? तो क्या कहोगे? टू डिवोट टू वंस आउन कंट्री, टू डिवोट टू वंस आउन कंट्री, मतलब अपने आप को देश के प्रति समर्पित कर देना राष्ट्रवाद कहलाता है। अपने आप को देश के प्रति समर्पित कर देना राष्ट्रवाद कहलाता है। टू डिवोट टू वंस ऑन कंट्री इज कॉल्ड नेशनलिज्म। ओके बच्चे, तो अब ये सारी चीजें तो कहां पे भी थी? अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि लोगों में नेशनलिज्म जगाने के लिए क्या सब करना जरूरी है। तो लोगों में नेशनलिज्म किस तरीके से जगाया जा सकता है? अब जैसे ही हमारा ही फ्रीडम मूवमेंट हुआ था, हमारा जो आजादी का मूवमेंट हुआ था, तो उसके लिए किस तरीके से लोगों को जगाया गया था वो आप सबको बहुत अच्छे से पता भी होगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान भी दे दो कि आप कैसे लोगों में नेशनलिज्म जगा सकते हो। तो थ्रू द folklore, through the folklore, through magazines, through magazines, through newspaper, through newspaper, through poem, through poem, through national anthem and national song, national anthem and national song। ठीक है, थ्रू द folklore। अब ये folklore क्या होता है? तो देखो folklore मतलब हो गया कि ग्रुप डांस जो होता है उसके थ्रू मैगजीन्स, थ्रू न्यूज़पेपर, थ्रू पोएम, थ्रू नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग, थ्रू नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, नॉवेल्स एंड प्ले। ठीक है, इसमें और भी चीजें आप ऐड कर सकते हो कि जैसे कि नेशनल फ्लैग हो गया और भी चीजें, तो इसके थ्रू जो है हम लोगों में नेशनलिज्म जगा सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा होता है कि देखो भले ही हमारे दिल में बाकी दिन वो देशभक्ति ना जागा हो, लेकिन जब वो 15 अगस्त को, 26 जनवरी को जब कोई नेशनल सॉन्ग बजता है, यानी कि कोई राष्ट्रगीत बजता है, जैसे कि मेरे वतन के लोगों, ठीक है, तो क्या होता है कि हमारे अंदर ऐसा एक जुनून जाग उठता है कि हमें लगता है कि नहीं, हमें अपने वतन के लिए, हमें अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारा मीडियम है अब जहाँ पे लोग सोए हुए हैं जो देश के प्रति कुछ करना नहीं चाहते या कुछ करना नहीं जानते हैं, तो उनके लिए ये सारी चीजें होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जैसा कि हुआ भी था हमारे आजादी से पहले, इन सारे मीडियम को यूज किया गया थ्रू द folklore, थ्रू मैगजीन्स, थ्रू न्यूज़पेपर, थ्रू आर्टिकल्स, थ्रू पोएम, थ्रू नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, नॉवेल्स एंड प्ले के थ्रू लोगों को जगाया गया था। तो ऐसा कहीं भी लागू होता है, चाहे वो फ्रेंच में नेशनलिज्म हुआ था, उसमें भी ये सारे मीडियम यूज किया गया था। ठीक है, अब आप एक चीज देखो कि फ्रेडरिक सोडियो, ठीक है, अब ये फ्रेडरिक सोडियो जो था वो फ्रेंच आर्टिस्ट था। कौन था? फ्रेंच आर्टिस्ट था। तो उन्होंने जो है वो
थोड़ा ज्यादा ही यूटोपिया कर लिया था, मतलब वो डेमोक्रेसी इतना ज्यादा चाहते थे, नेशनलिज्म इतना ज्यादा चाहते थे कि उन्होंने चीजों को बढ़ा चढ़ा कर दिखा दिया। उन्होंने दिखाया कि लोग जो है वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ, बहुत सारे लोग एक तरफ से मूवमेंट कर रहे हैं, मतलब जा रहे हैं, और बहुत सारे लोग ये नेशनलिज्म का डिमांड करते हुए जा रहे हैं, और वहां पे जो है वो डेमोक्रेसी का डिमांड कर रहे हैं। तो ऐसा दिखाया गया था। तो ये नाम याद रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्रेडरिक सोरियो जो फ्रेंच आर्टिस्ट था, जो फ्रेंच आर्टिस्ट था, ठीक है। तो इसको याद रखना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब बात आती है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जैसा कि आप 9th क्लास में पढ़ लिए होंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था वो कब हुआ था बच्चे? तो वो हुआ था 1789 में, 1789 में। और ये ऐसे लिंक करके याद रखो कि अमेरिका को आजादी मिली थी 1776 को, उसके 13 इयर्स बाद फ्रेंच में रिवॉल्यूशन हुआ था। अब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बहुत सारे रीजन थे। वहां का जो राजा था लुई 16, उसने क्या किया था? तो अपना सारा ट्रेजर खाली कर लिया था। सारा ट्रेजर क्यों खाली किया था? तो वो अमेरिका की लड़ाई में अमेरिका को मदद करने के लिए, क्योंकि इन दोनों का कॉमन एनिमी था। कॉमन एनिमी कौन था? तो वो था ब्रिटेन। अब वही बात होती है कि दोस्त का दोस्त जो है वो दुश्मन बन जाता है। तो वो सेम कहानी भी थी कि 1776 में जो अमेरिका का मूवमेंट हुआ था, तो उसमें फ्रांस का जो राजा था लुई 16, उसने अपना सारा ट्रेजर खाली कर लिया था, ठीक है। वहां का जितना भी खजाना था वो इसकी मदद करने के लिए खाली कर लिया था। अब इसकी भरपाई करने के लिए उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो क्या किया? लोगों में टैक्स बढ़ा दिया, और वो काफी ज्यादा टैक्स जो है वो बढ़ा दिया, और इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि लोगों के लिए असहनीय हो गया था। लोगों के लिए असहनीय हो गया था, वो पे करना मुश्किल हो गया था। और उसके और भी बहुत सारे पॉलिसी थे जिससे लोग परेशान थे। वहां पे कोई मूवमेंट करता था तो वो उसे मारता था, पीटता था। तो इस तरीके से टॉर्चर से लोग परेशान थे, और फाइनली जो है उसे इस मूवमेंट के बाद हटा दिया गया, और 1791 में फ्रांस में नया कॉन्स्टिट्यूशन बना। फ्रांस में नया कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो ये जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो इसके लिए और क्या सब किया गया? तो सबसे पहले देखिए, फ्रांस में जो नेशन स्टेट था उसका नाम रीनेम किया गया। नेशन स्टेट का नाम चेंज करके तो वहां पे देखो, अब एक चीज है कि यहाँ पे जो है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कुछ बातें बची हुई है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ पहले, ठीक है। तो वहां पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हुआ कि सबसे पहले ले सिटोयन एंड ला पैट्री एंड ले सिटोयन का आइडिया दिया गया। क्या दिया गया? ला पैट्री एंड ले सिटोयन का आइडिया दिया गया। ला पैट्री एंड ले सिटोयन का आइडिया दिया, ठीक है। तो अब बच्चे देखो, ला मतलब क्या होता है? ला का मतलब होता है लैंड, ठीक है। ला का मतलब होता है लैंड, और पैट्री मतलब होता है फादर। तो वहां पे फादरलैंड का आइडिया दिया गया, लेकिन फादरलैंड जो है वो कुछ इनएप्रोप्रिएट सा लग रहा था, क्योंकि देखो बच्चे जो है वो सबसे ज्यादा क्लोज किसके प्रति होते हैं? अपने मम्मी के प्रति होते हैं। वो बहुत ही कोई भी बात जो है वो आसानी से कह देते हैं मम्मी से, चाहे हम लड़ भी लेते हैं और फिर बाद में उन्हें मना भी लेते हैं। तो ये सारा सिस्टम जो है वो फादर पे सूट नहीं करता। तो ला पैट्री का आइडिया दिया गया, वैसे इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। और ले सिटोयन इसलिए कहा गया क्योंकि देखो फ्रेंच सोसाइटी वेर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। हमने पढ़ा है कि फ्रांस की जो सोसाइटी है वो 3 ग्रुप में बटी हुई थी।
वो था क्लर्जी, नोबिलिटी एंड पीजेंट्स। कितने ग्रुप में बटा हुआ था? 3 ग्रुप में बटा हुआ था, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड पीजेंट्स। आपको पता ही होगा कि क्लर्जी जो है वो राजा के किथ एंड किल्स होते थे, यानी कि आप यूं कह लो कि राजा के सगे संबंधी या राजा के आसपास डोलने वाले जो चमचे होते थे। उसके बाद दूसरा होता था नोबिलिटी। नोबिलिटी में वो सारे लोग आते थे जैसे जमींदार वर्ग या कुलीन वर्ग जो काफी रिच होते थे, मनीड होते थे, ठीक है, लैंडलॉर्ड होते थे, वो आते थे नोबिलिटी में। और उसके बाद तीसरा आता था वो था पीजेंट्स। पीजेंट्स में कृषक वर्ग आते थे। कृषक वर्ग में वो सारे लोग आ जाते हैं जैसे कि लॉयर हो गया, इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, तो वो सारे आ जाते थे पीजेंट्स क्लास में, ठीक है। तो ये 3 टाइप में बांटा गया था। तो फ्रेंच सोसाइटी में जब लुई 16 के टाइम में तो ये था कि इन दोनों को पावर था पूरा, लेकिन जो थर्ड स्टेट के लोग थे पीजेंट्स, उनके पास बहुत ही कम पावर था, ठीक है। तो इसने कहा कि नहीं, यहाँ पे ले सिटोयन चलेगा। ले सिटोयन यानी कि हमारा जो लैंड है वो पूरी सिटीजन का लैंड है, पूरी सिटीजन का लैंड है। यहाँ पे किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा, ठीक है। और ये तो सिस्टम दिया ही गया। उसके बाद जो है वहां पे नया नेशनल एंथम बना, मींस नेशनल सॉन्ग बना, नेशनल हैम्स वेयर कंपोज्ड एंड द स्टेट जनरल वेयर रीनेम्ड एज नेशनल असेंबली। वहां पे था स्टेट जनरल। अब आप कंफ्यूज हो गए कि स्टेट जनरल क्या है और नेशनल असेंबली क्या है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमारे इंडिया में जिसे पार्लियामेंट कहते हैं उसे वहां पे नेशनल असेंबली कहते हैं, ठीक है, जिसे पहले स्टेट जनरल कहा जाता था। अब स्टेट जनरल से मतलब क्या हो गया? स्टेट से मतलब ये हो गया कि राजा से रिलेटेड, राजा से रिलेटेड चीजें को स्टेट जनरल, मतलब ये सिर्फ राजा तक ही सीमित बताता था। इसका मीनिंग जो होता था वो राजा से ही सीमित बता रहा था। तो ये लोगों को सही नहीं बैठ रहा था, इसलिए इसने कहा कि असेंबली जो है वो पूरे नेशन का होना चाहिए, इसलिए इसने नाम क्या रख दिया? नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली, ठीक है। तो ये नेशनल असेंबली वहां पे जितने भी मार्टियर्स थे, शहीद थे, उनके बारे में जो है वो बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया। उसके बाद वहां पे न्यू फ्लैग डिजाइन किया गया। उसके बाद जो है ये कहा गया कि अब जो है वो यूनिफॉर्म लॉ रहेगा, यूनिफॉर्म लॉ रहेगा, मतलब सबके लिए एक जैसा कानून, समान कानून बनाया जाए, ठीक है, सबके लिए समान कानून बनाया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो किया गया वो किया गया कि नहीं, अब जो इतने तरह के लैंग्वेजेस है वो नहीं चलेंगे, सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच विल बी स्पोकन इन ऑल ओवर फ्रांस, इन ऑल ओवर फ्रांस। क्योंकि मैंने आपको नेशन स्टेट में बताया था कि लैंग्वेजेस शुड बी सेम। अब आप यहाँ पे वो चीज देख सकते हो कि यहाँ पे लैंग्वेज जो है वो सेम किया गया कि नहीं सिर्फ फ्रेंच बोला जाएगा, ताकि देखो एक चीज होता है कि जब सेम तरह का, अब हम अगर एक ही तरह की भाषा बोलने वाले होते हैं तो वहां पे बहुत ही ज्यादा मतलब तुरंत जो है वो एमिएबल हो जाते हैं, तुरंत हम फ्रेंडली हो जाते हैं, ठीक है, फैमिलियर हो जाते हैं एक दूसरे से। लेकिन अलग अलग तरह के लैंग्वेजेस वाले लोग होते हैं तो थोड़ा फैमिलियरिटी में जो है वो डिस्टर्बेंस होता है। और अगर नेशनलिज्म जगाना है तो वहां पे सेम टाइप ऑफ लैंग्वेजेस होना जरूरी है, क्योंकि अगर यहाँ पे ही समझ लो कि अगर कोई तमिल बोलता है और कोई हिंदी बोलता है तो दोनों में कम्युनिटी बैठना, दोनों में कम्युनिज्म का जो है वो अभाव हो जाता है, तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें था। अब आगे होता है कि अब एंट्री होती है नेपोलियन, ठीक है। अब ये सब कुछ चल रहा था तो एंट्री किसकी होती है? नेपोलियन की। तो नेपोलियन जो है वो एंट्री लेता है 1797 और एकदम हीरो के जैसे आता है और एंट्री लेते ही वो सीधे क्या कर देता है? इटली पे अटैक कर देता है, इन्वेडेड इटली। कितने में? 1797, ठीक है। और फिर कुछ दिनों बाद यानी 1804 में वो अपना एक कोड बनाता है
जब वो वहां का मेन हो जाता है, सब कुछ उसके हाथ में आ जाता है, सारा पावर उसके हाथ में आ जाता है, तो वो वहां पे एक कोड बनाता है जिसका नाम है सिविल कोड ऑफ 1804। सिविल कोड ऑफ 1804, ठीक है। अब इसका ही दूसरा नाम है नेपोलियनिक कोड। क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो पढ़ के जाते हैं सिविल कोड ऑफ 1804 और एग्जाम में पूछ देता है नेपोलियनिक कोड, तो उन्हें लगता है कि अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, तो फिर उनके लिए दिक्कत पैदा हो जाता है। तो आप ये दोनों याद रखो, सिविल कोड ऑफ 1804 और दूसरा नेपोलियनिक कोड, नेपोलियनिक कोड। अब इस कोड के तहत उन्होंने क्या क्या किया, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो कि उनके टाइम में एग्रीकल्चरल सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम दोनों ही बहुत अच्छा हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ठीक है, इसको उन्होंने बहुत ही अच्छा कर दिया, ठीक है। हिंदी में ये समझो कि कृषि और प्रशासनिक प्रथा जो है, प्रशासनिक पद्धति में उन्होंने सुधार लाया, मतलब इंप्रूव किया, ठीक है। तो ये पहला था। दूसरा उन्होंने क्या किया, फ्यूडल सिस्टम को रिमूव कर दिया, फ्यूडल सिस्टम को रिमूव कर दिया। अब फ्यूडल सिस्टम को रिमूव करा मतलब क्या, फ्यूडल सिस्टम मतलब होता क्या है। तो देखो फ्यूडल सिस्टम में होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ्रेंच सोसाइटी जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड थे, क्लर्जी, नोबिलिटी और पीजेंट्स। तो इनमें क्या था, क्लर्जी और नोबिलिटी को बहुत ही ज्यादा छूट मिला हुआ था, लेकिन पीजेंट्स को बहुत तरीके से टॉर्चर किया जाता था। तो नेपोलियन ने कहा कि अब ये नहीं चलेगा, एवरीवन विल बी इक्वल, एंड फ्यूडल सिस्टम को उसने हटा दिया। तीसरा था सर्फडम सिस्टम। सर्फडम सिस्टम जिसको कहते हैं बच्चे बॉन्डेज लेबर, सर्फडम सिस्टम जिसको कहते हैं बॉन्डेज लेबर। अब हिंदी में कहते हैं इसको बंधुआ मजदूर। क्या कहते हैं, बंधुआ मजदूर। तो इसने कहा कि बंधुआ मजदूर वाला सिस्टम हटा दिया, ठीक है, कि सर्फडम सिस्टम। अब बंधुआ मजदूरी क्या होता था कि पहले क्या होता था, अफ्रीकन कंट्री या अलग अलग कंट्री से उठा के लेबर को ले जाया जाता था और उनसे जबरदस्ती काम लिया जाता था और उसके बदले उन्हें बहुत ही कम पैसे दिया जाता था, और अगर वो बोलते थे तो उन्हें तोड़ा भी जाता था, मतलब पीटा जाता, ठीक है। तो इसने कहा कि सर्फडम सिस्टम एबॉलिश करो, एबॉलिश ऑफ सर्फडम सिस्टम। यहां पे लिख दो एबॉलिश ऑफ सर्फडम सिस्टम, हिंदी में लिखो बंधुआ मजदूरी की समाप्ति, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट थे। चौथा पॉइंट उसने कहा कि राइट टू प्रॉपर्टी वर गिवन, राइट टू प्रॉपर्टी वर गिवन, क्योंकि ये राइट टू प्रॉपर्टी जो था पहले सिर्फ नोबिलिटी के पास था और क्लर्जी के पास था। तो इसने कहा कि नहीं, अब ये राइट टू प्रॉपर्टी सबके पास, राइट टू प्रॉपर्टी सबके पास होगा। तो इसने कहा कि राइट टू प्रॉपर्टी होना जरूरी है। और 5वां पॉइंट इसने कहा कि यूनिफॉर्म लॉ, यूनिफॉर्म लॉ वर इंट्रोड्यूस्ड, यूनिफॉर्म लॉ वर इंट्रोड्यूस्ड। मतलब वहां पे एक समान कानून लागू किया गया, यानी कि यूनिफॉर्म लॉ की मतलब ये हुआ कि एक सिंगल लॉ होगा, वहां पे नो एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, मतलब कानून के नजर में सभी बराबर होगा, कोई क्लर्जी नहीं, कोई नोबिलिटी नहीं, कोई पीजेंट्स नहीं, सब बराबर होंगे। तो इसे कहा गया बच्चे सिविल कोड ऑफ 1804 या नेपोलियनिक कोड। इसे आप अपने दिमाग में बिठा लो या पूरी तरीके से चाट लो, ठीक है। क्योंकि आप एक चीज समझते हो कि इस बार 2 ही चैप्टर आ रहा है हिस्ट्री में, और वो है नेशनलिज्म इन यूरोप एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। तो पॉइंट जो है वो बहुत ही कम है और आप इसे बहुत अच्छे से याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये है नेपोलियनिक कोड। दूसरा था, तो इस वजह से नेपोलियन ने बहुत ज्यादा
इसने अच्छा किया, वहां पे फ्रांस में जो है वो बहुत ज्यादा इसका जयकारा हुआ, और फ्रांस के साथ साथ इन्होंने आसपास के कंट्री पे स्टेट, कुछ स्टेट पे भी कब्जा किया। मतलब जर्मनी के 39 फेडरेशन ऑफ स्टेट को इसने जीत लिया, पोलैंड को जीत लिया था, सैक्सोनी को जीत लिया था, और भी बहुत सारे पार्ट को जीत लिया था। लेकिन अब चूंकि इंसान में जो है वो ईगो बहुत ज्यादा आ जाता है, और जब उसको सफलता मिले तो कुछ ज्यादा ही वो इतलाने लगता है। सेम कहानी इसके साथ भी हुई थी, ये अपने आप को मसीहा समझने लगा था वहां का, तो इसलिए वहां पे इसका ड्रॉबैक हो गया। ड्रॉबैक मतलब लोग उसे नापसंद करने लगे। ड्रॉबैक ऑफ नेपोलियनिक कोड। नेपोलियन का ड्रॉबैक क्यों हुआ? ठीक है, तो देखो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक होने का कारण यह था कि एक तरफ तो ये बात करता था राइट टू इक्वलिटी की, लेकिन दूसरे तरफ ये कहा कि वुमेन हैज नो राइट टू वोट। वुमेन हैज नो राइट टू वोट। अब देखो ये सिस्टम जो है वो हमेशा से चलते आ रहा है, चाहे वो हिटलर के टाइम में हो या इसके टाइम में हो, नेपोलियन के टाइम में हो, या हमारे इंडिया में ही जो मूवमेंट चला, या कोई भी कांग्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तो कुछ भी में औरतों को जो है वो पार्टिसिपेट करने से रोका जाता था, बिकॉज उनका मानना ये था कि अ वुमन इज आइदर द प्रॉपर्टी ऑफ फादर और द हस्बैंड। मतलब एक औरत जो है वो या तो प्रॉपर्टी है अपने फादर की बिफोर द मैरिज, एंड आफ्टर द मैरिज इज द प्रॉपर्टी ऑफ हर हस्बैंड। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी समझा जाता था, और ऐसा ही मानना था नेपोलियन का भी, और इसने कहा कि वुमेन हैज नो राइट टू वोट, हर वर्क इज टू टेक आफ्टर, लुक आफ्टर द चाइल्ड। ठीक है, तो ये पहला था। दूसरा इसने कहा, पहला इसने कहा कि वुमेन हैज नो राइट टू वोट, दूसरा इसने कहा कि सेंसरशिप लागू कर दिया। मतलब कोई भी प्रेस या आर्टिकल या मैगजीन्स सरकार के खिलाफ में कुछ भी नहीं लिखेगा। ठीक है, सरकार के अगेंस्ट में निंदा नहीं कर सकता, उनकी बुराई नहीं कर सकता, क्रिटिसिज्म नहीं कर सकता, आलोचना नहीं कर सकता। तो ये सेंसरशिप जो है ये भी इसके लिए एक ड्रॉबैक साबित हुआ। ठीक है, और ऐसे ही इसने तीसरा पॉइंट लिखा। अब मैं आपको इसके 2 पॉइंट बताया हूं, अब तीसरे पॉइंट से जो है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप इसे खुद भी देख लो अच्छे से, और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर लो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसका बेनिफिट उठा सकें।